कि मंजलिस क्या कर रही है। मेरे फ़ोन कॉल्स नहीं रिसीव करते, एक 24 घंटे मेरा फ़ोन नहीं रख सकते। अल्हम्दुलिल्लाह ये ताकत रखते हैं कि हुकूमत जिस किसी की भी हो उससे बात मनवाना, उनसे काम मनवाना, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। इफ़ यू कुड बी एजुकेशन मिनिस्टर, हैदराबाद में एजुकेशन सिस्टम में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते थे? क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हमको करना है। एक फैमिली की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है हेल्थ एंड एजुकेशन। जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चला रहे आज क्वालिटी एजुकेशन, चाहते तो शायद उन्होंने भी कई हर गली को स्कूल खोल सकते थे। और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, करोड़ों रुपए लगाना, गवर्नमेंट के स्कूल प्राइवेट स्कूल जैसा डेवलप हो। कई लोग इंटरनेशनल नाम स्कूल लगा के स्कूल खोल रहे हैं, मगर वो स्टैंडर्ड्स नहीं रहते। हाउ डू यू सी उर्दू इन हैदराबाद और तेलंगाना? उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया। 7th स्टैंडर्ड के बाद से या 8 क्लास बच्चों को कैरियर गाइडेंस लेक्चर्स रखिए। नीट पेपर लीक, आपके पास एग्जाम्पल है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स है या स्पोर्ट्समैन हैं, वो लोग एकेडमिक्स में वीक थे मगर उनका कैरियर बिल्कुल डिफरेंट। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा इंजीनियर बने, हर बच्चा डॉक्टर बने, हर बच्चा आर्किटेक्ट बने। कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम और आप इसको ओपनली डिस्कस भी नहीं कर सकते। SIR क्या है, अपन क्यों करना चाहिए, इसके ये क्या ये स्कैम है? इसके पीछे आज जो मोटिव है वो डेंजरस। आप 2002 में कोई अगर गलती करा है उसकी सजा आज कैसा देंगे? कितना ज़रूरी है SIR? बहुत ज़रूरी है। मैं इलेक्शन लड़ने से पहले मेरा एक डिफरेंट ओपिनियन था। तो आप AIMIM ही क्यों ज्वाइन करें? ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो साल के 12 महीने लोगों में रहती है। काम करना चाह रहे हैं तो मजलिस में आएगी। एक कॉर्पोरेटर की कितनी सैलरी है? मैं मेरी बात करता हूँ, दूसरों की नहीं बात। What did you learn from बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब? असदुद्दीन ओवैसी एक है, हर आदमी असदुद्दीन ओवैसी नहीं हो सकता। कि अल्लाह ही बताया कि तुम्हारे पास जो है उस पे तुम शुक्र अदा कर लो, तुम सक्सेसफुल है। आज अपन हैदराबाद के ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो हैदराबाद के मशहूर कॉलेज इंस्टीट्यूट्स यानी रॉयल इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर कई साल से है, एट द सेम टाइम उन्होंने कॉरपोरेटर भी है। तो अपन उनसे बहुत चीज़ें मालूम करेंगे कि एक कॉरपोरेटर की जॉब क्या रहती है, उन्होंने उनके हल्के में क्या जॉब करना चाहिए, एक यूथ अपना जब करियर स्टार्ट करता है तो क्या अपन प्रिकॉशंस लेना चाहिए, और एक औरत को कितना ज़रूरी है पढ़ना, वो अपन जानेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि SIR के बारे में जानेंगे कि ये क्यों हो रहा, अपन इसके ऊपर क्या कर सकते, और इसमें क्या अपने को इम्प्लीमेंट करने का है, और ये नहीं करने से क्या होता। अपन ये आज बहुत नाजुकी बहुत डीप में बात करेंगे। एंड आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। कितने के लोग देख रहे पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, भाई आप लोग सब्सक्राइब करें तो हमारे को हिम्मत और अफजाई मिलती है। एट द सेम टाइम यू हैव टू फॉलो टू माई Instagram अकाउंट एंड Facebook अकाउंट भाई, जिसमें मैं क्लिप्स डालता हूँ। फेसबुक में आप बहुत लॉन्ग क्लिप डालता हूँ, उसमें आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देख सकते हैं। एंड आज हमारे साथ है आरिफ रिजवान सर, जो कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं और कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को एडवाइस भी देते हैं। तो अब उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, कुछ नए रहने से लेके 4 इंस्टीट्यूट एकेडमिक्स है आपका, और आप क्या है रियल एस्टेट को मैनेज कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर दे, ये सब आपका हासिल कैसा हो? इसके लिए तो जैसा हर एक आम आदमी के लिए मेहनत करनी पड़ती है वैसा ही करे। और मेन अहम इसके अंदर मेरे पेरेंट्स का रोल है, मेरे वालिद और मेरे चाचा का, जो ये सोसाइटी एस्टैब्लिश करे 2001 में, जिसके तहत ये सफ़र स्टार्ट हुआ। वो वालिद मेरे डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर्ड हुए, और मेरे चाचा भी जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, वो भी गजेटेड ऑफिसर रिटायर्ड हुए। तो आपकी पूरी फैमिली एजुकेशन से चाहती है? अच्छा, बिल्कुल पूरी फैमिली एजुकेशन से आती है। आपका क्वालिफिकेशन क्या था? मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ JNTU यूनिवर्सिटी से। जी हाँ, फिर MBA भी किया हूँ। आप ये सोसाइटी में जब एंटर हुए थे, जो एजुकेशन सोसाइटी में, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा था? हकीकत की बात यह है कि इस सोसाइटी में आने के लिए तो मेरे को कोई चैलेंजेस नहीं थे, क्योंकि मेरे वालिद इसके फाउंडर हैं। अच्छा, अहम बात ये है, जब मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, मेरे वालिद का एक ख्वाहिश थी कि सोसाइटी को प्रॉपर वे में सर्व करना है, और हर वक्त उनकी ख्वाहिश थी कि उन्होंने अपनी बच्चों के ज़रिए से सोसाइटी को हेल्प करना चाह रहे थे, ख़ास तौर पर तमाम सोसाइटी को। चूँकि मुसलमान जो है इसमें वीक है एजुकेशन में,
तो शुरू से उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे पढ़े और सोसाइटी को सर्व करें। तो उसी की वजह से ये सफ़र स्टार्ट हुआ। एम्पायर तो बिल्ड हो गया था, लेकिन ये एम्पायर को आगे बढ़ाने आपको सब में ज़्यादा मदद करे वाले कौन है ये चीज़ में? इसमें सबसे ज़्यादा मदद करने में, जैसा कि मैं बताया आपको, जैसा ही इंजीनियरिंग मेरा खुद का कंप्लीट हुआ, तब तक मेरे एक कज़न ब्रदर थे, वो साथ में रहा करते थे, उन्होंने सिविल इंजीनियर, और उनके साथ ये सफ़र स्टार्ट हुआ। मैं जैसा ही इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, फ़ौरन मैं इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और सफ़र स्टार्ट हो गया। माशाल्लाह, आप तो इतने आगे गए हैं वे। तो पहले के एजुकेशन सिस्टम में और अब के एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क आया? वक्त के साथ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती, रिसर्च वर्क होता, उसके बाद जैसा उस टाइम पर कंप्यूटर साइंस एक कोर्स था, उसको और थोड़ा सा वास्ट हुआ सब्जेक्ट, तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया। वैसा ही एवरी ईयर इंजीनियरिंग में भी सब्जेक्ट्स बढ़ते रहते। जैसा आप एग्जांपल ले लेंगे, मैं जब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करा था, तो उसमें हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सब्जेक्ट था, मगर आज आप और हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर चीज़ उसी से। तो आप पहले जो एआई तो सिर्फ पढ़ते थे, आज यूज़ हो रहा, तो क्या इंसान में बदलाव है? लाइक इंसान आलसी हो गया, रिसर्च नहीं कर रहा, सिर्फ उस पर कर रहा। आप इसमें क्या बोलते हैं? आपकी राय क्या है इसमें? नहीं, इस इंसान आलसी नहीं, रिसर्च में जो लोग जाते हैं, असल इसमें एक कमज़ोरी है, रिसर्च की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं। उसकी वजह ये भी है कि जो माशी हालत से लोग कमज़ोर है, यही देखते हैं कि जब हम कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, फ़ौरन उसके बाद हम कहीं पर प्लेस हो जाए, ताकि हमारे घर के हालात, ये सारी चीज़ें, क्योंकि कम्युनिटी का अब मैं तो खैर उतना बातें बता नहीं सकता, जो मेरे वालिद बताते थे कि भाई ऐसे ऐसे हालात थे कम्युनिटी के। एक हिस्ट्री है हैदराबाद की, 70s में लोग बाहर जाने लगे, फलाना, तो उसके बाद इम्प्रूव होते गए हालात अल्हम्दुलिल्लाह। आज एजुकेशन आज के दौर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बुज़ुर्ग लोग बोलते थे कि एजुकेशन से ज़्यादा बिजनेस माइंडसेट रखना, बोल के आगे बहुत जाते बोल के। आज के दौर में क्या है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या बिजनेस माइंडसेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं, इसके लिए देखिए, बचपन से एक आदमी के लिए ख्वाहिश होना पड़ता कि वो बिजनेसमैन बनना चाह रहा, या फिर एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कोर्स है, या एमबीबीएस है, या आर्किटेक्चर है, कई ऐसे फील्ड्स है जो जाना चाहता। ये टोटली डिफरेंट पॉइंट है। लोग इसको बिज़नेस को और इंजीनियरिंग इसको मिक्स करते हैं मेरी नज़रिए में। वरना बिज़नेस आप कई तरीके के हैं, आप कर सकते हैं, मगर जब इंजीनियरिंग फील्ड में आते हैं तो आपका बिल्कुल कोर फील्ड में कोई लोग काम करते हैं, कोई और फील्ड में कोई जाते हैं, मगर इस बिज़नेस को और एक प्रोफेशन को आप जोड़ के नहीं चल सकते मेरे नज़र। हाँ, एज ए इंजीनियर एक क्वालिफिकेशन, एक प्रोफेशनल इंजीनियर है, एक डॉक्टर प्रोफेशन है, तो उसके लिए अपने को दिल से रहना चाहिए या कोई ज़बरदस्ती करे तो अपन पढ़ के भी आगे बढ़ सकते हो चीज़ में? आप इतना स्टूडेंट्स को देखे। नहीं, देखिए, असल इंजीनियरिंग एक ऐसा बैकग्राउंड है जिसमें लोग करियर प्लान करते हैं, और रही बात एमबीबीएस की, मेरे नज़रिए में एक सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन है वो, जिसके अंदर सर्विस इंसान का मकसद रहना चाहिए। और रही बात इंजीनियरिंग है या डिग्री है, लोग इसके अंदर अपना करियर प्लान करते हैं। जॉब के लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है या स्किल्स इम्पोर्टेंट है? एजुकेशन तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब कभी हमारे पास भी जब प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज़ को मैं इनवाइट करता था, वो लोग इम्पोर्टेंट बच्चों में ये देखते थे कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, स्किल्स कितने हैं, मगर उनकी एक बेसिक क्राइटेरिया उनके पास, जब उस टाइम लोग करते थे प्लेसमेंट, 2006 हमारा फर्स्ट बैच था, कोशिश करते थे हम कि बच्चों को प्लेस करें। तो कोर इंडस्ट्री है, इसके अलावा आईटी इंडस्ट्री, चूँकि हैदराबाद में आईटी इंडस्ट्री बहुत बूम हुआ और यहाँ पर आईटी में बहुत करियर है। 2026 में आपका फर्स्ट बैच था बोलिए? 2006 में था, आज 26 है, 20 साल, माशाल्लाह, अच्छी बात है ये तो। इसमें क्या चेंजेस आया आप में या स्टूडेंट्स में, जो आने वाले, या जो क्या बोलते हैं सर्स थे या टीचर्स थे, उसमें क्या उनमें चेंजेस आया हो? एक चीज़ ये है कि देखिए, इंजीनियरिंग में
मैं जैसा कि पहले ही बताया कि एडवांस होते जाता, सिलेबस भी हो जाता और हर टेक्नोलॉजी बिल्कुल एडवांस होती, सब्जेक्ट भी वास्ट होते जाता, लोग और माइन्यूट लेवल पे काम करते और जो सिलेबस रहता उसको चेंज होके एक टाइम पे था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बच्चे उसको ट्रेंड बनाते, कम्युनिकेशन का भी उसका डिमांड होता और कभी कंप्यूटर साइंस का कभी डिमांड होता, ये स्टूडेंट्स खुद इसका बनाते से डिमांड। तो अब इस वक्त चूँकि टेक्नोलॉजी इतने लेवल पे गई, जैसा कि हर आम आदमी को भी पूछिए आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बोला, एआई क्या है उसको नहीं मालूम रहता, मगर इसको और जैसा सब्जेक्ट डीप जाते जाएंगे तो इसके और स्प्लिट होते जाएंगे इन्हें। अब एआई पे ही नहीं रुकेंगे, आगे और टेक्नोलॉजी आएंगी। जैसा अब आज हम ये समझ रहे कि एआई है, एंड नहीं है। आज से पहले कुछ और टेक्नोलॉजी थी, आज कुछ और टेक्नोलॉजी, आने वाले दौर में और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। इंडिया में इंजीनियरिंग को एक बेरोजगार का खिताब देते, क्यों ऐसा? ऐसा नहीं है, वो हैदराबाद में एक माहौल है कि कोई चीज़ भी जब वक्त कई लोगों के पास है, बेकारी में लोग काफ़ी अपना वक्त गुजारते, ऐसा कभी नहीं है। कभी आप ये देखेंगे कि हम ग्लोबल लेवल पे देखते। मैं ऐसे ही क्वेश्चन किया था जब AICTE एक बॉडी है जो जिसके ज़रिए से इंजीनियरिंग कॉलेज, जितने प्रोफेशनल कॉलेजेस को परमिशन मिलता है, तो ये बॉडी के एक प्रोफेसर थे जो इंस्पेक्शन टीम में थे। मैं उनसे बोला कि सर, मैं उनका नाम याद नहीं है, श्रीनिवास साहब, प्रोफेसर श्रीनिवास साहब कोई थे। मैं उनको बताया कि सर, आज लोग यही बोल रहे कि हर जगह इंजीनियर्स मिल रहे, आप लोग फिर इतने कोर्सेज दे रहे, इतने कॉलेजेस चला रहे लोग। खैर मेरे को जब बोलते हैं तो मैं उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पर आपका इस ताल्लुक़ से क्या बोलना है? बिल्कुल उन्होंने ये बताया, देखो आज आज से पहले 1:1000 का हमारे पास रिक्वायरमेंट था, आज भी वो लोग उन्होंने बताया कि 1:200 का हमारे पास रिक्वायरमेंट है। हम सिर्फ, अगर आप ये देख रहे हैं कि हम हैदराबाद में कॉलेजेस हो गए, तो हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। और ये देखिए कि भाई कहाँ पर इंजीनियर्स की डिमांड नहीं है, डिमांड तो हर जगह है। ये सिर्फ खाली बातें हैं। ऐसा कितने इंजीनियर्स हैं जो बेकार बैठे हुए? बहुत ज़्यादा है, बोलते हैं लोग, बताने वाले ऐसा बता। ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो कई ऐसे एजुकेशन करे मगर उसके बाद भी बेकार है, वो तो है। मगर हमारा ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं दूसरे कंट्रीज़ भी मैं घुमा हूँ फिरा हूँ। बच्चे क्या होते हैं कि इंजीनियरिंग जब करते तो सब्जेक्ट पे जब कमांड जब आ जाए तो उनको प्लेसमेंट आसानी से होता। और इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ही फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से लोग इसको खाली हर जगह आपको इंजीनियर, मगर इंजीनियर की हर टाइम पे ज़रूरत थी, है और रहेंगी। इंडिया में नहीं है बोलते, लेकिन बाहर स्टेट जो डेवलपिंग, जैसा सऊदी में है, मेरे को बोलते थे कि इंजीनियरिंग कर लो आपको, सऊदी एक डेवलपिंग कंट्री है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स मिलेंगे वहाँ बोल के। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी है, मगर कंपटीशन रहेगा ना यहाँ पर, क्योंकि एजुकेशन है तो कंपटीशन रहेगा। अब रही बात जो लोग सऊदी और दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ की जो बात बोलते हैं, वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा था तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, तो इमीडिएट फ्रेशर्स को भी जॉब मिल जाती थी। तो वहाँ भी जब लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ भी इंजीनियर्स, आप ये बताइए कहाँ पर इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट नहीं रहता? हर जगह आज भी है। आप कई न्यूज़पेपर्स देखिए या एड्स देखिए उसमें कि इंजीनियर्स की कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंजीनियर जो सब्जेक्ट पढ़ता वो आम आदमी नहीं कर सकता। लोग ये समझते हैं कि एआई है, मोबाइल यूज़ कर लिए। अरे भाई, मोबाइल यूज़ करना एक अलग चीज़ है, उसकी कोडिंग है, उसकी कई ऐसी चीज़ें जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है उससे। एज ए इंजीनियर स्टूडेंट आप है, हाँ। तो इंजीनियरिंग के अलावा आप क्या क्या कोर्सेज करे थे जो आपको इंजीनियरिंग में इतना बड़ा खिताब मिला सो है फिल वक्त? नहीं, खिताब बोल के नहीं है। मैं तो चूँकि जब इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड थी, मेरे वालिद और मैं जब पढ़ता था तो मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं एक इंजीनियर बनूं ताकि आगे लोगों को मैं प्रॉपर वे में सर्व कर सकूं। और हकीकत ये बात है, इंजीनियरिंग से ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था बिज़नेस करना। अच्छा। क्योंकि लोगों में मैं बिज़नेस के ज़रिए से लोगों तक सर्व करना चाह रहा था, वो माइंडसेट से। क्योंकि मैं
इंजीनियर हूँ, मेरे लिए कॉलेज में समझने में बहुत आसानी है, क्लासेस कैसे होते हैं, टेक्नोलॉजी क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, ये सारी चीज़ें। पर इसके अलावा मैं तो पूरा मैनेजमेंट का ही काम करता हूँ। हाँ, आपको एक सवाल अच्छा था, इंटरेस्टिंग। इमेजिन करिए, इफ़ यू कुड बी एजुकेशन मिनिस्टर, हैदराबाद में एजुकेशन सिस्टम में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते थे? अब एजुकेशन मिनिस्टर, खैर आप एक बात रखें, मेरी तो खैर ऐसी कोई नहीं, ख्वाहिश नहीं। इमेजिन कर लेंगे अपन एक चीज़। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर एजुकेशन को हम गवर्नमेंट लेवल पर क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हमको करना है, ये असल होना है। क्योंकि बेसिक हर एक फैमिली की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है हेल्थ एंड एजुकेशन। और बने हमारे पास, मैं जो ऑब्ज़र्व किया हूँ कि इसके ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया जाता। और पॉलिटिकल जब लोगों से मैं, क्योंकि मेरा बरसों से पॉलिटिकल लोगों से मेरे ताल्लुक़ात हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज चलाए हैं तो चेवड़ला में, तो वहाँ के हमारे एमपी हो, एमएलए हो, सारे लोगों से मुलाकात हुआ करती थी। और हमारा जो मेन ऑफिस दिल्ली में था, AICTE, वो भी वहीं पर था। तो आप जैसा बताया, अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता तो यकीनन जितने गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस है उनको ऑन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के ऐसा बनाता। माशाल्लाह। यही ख्वाहिश है, और कोई बड़ी चीज़ नहीं बनाना। बराबर हो सकता है, जो बजट है वो बजट में हो सकता। बराबर हो सकता है। प्रायोरिटीज़ चाहिए ना, हर आदमी के लिए प्रायोरिटी रहती, एजुकेशन प्रायोरिटी है। तो आप अगर अच्छा एजुकेशन देंगे कौम को, आप अच्छा पढ़ाएंगे, काबिल बनेगा, खुद अपने पैरों पे खड़ेगा। जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चला रहे आज, क्वालिटी एजुकेशन चाहते तो शायद उन्होंने भी कई घर गली को स्कूल खोल सकते थे, मगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, करोड़ों रुपए लगाना, वो एग्जाम्पल यही देना चाह रहे कि भाई आप क्वालिटी एजुकेशन देना इम्पॉर्टेंट है। आप खाली नाम का पढ़ाना एक अलग चीज़ है। तो एजुकेशन मिनिस्टर खाली पॉलिसी नहीं बना सकता, मगर दुआ करिए कि कोई हमारे ऐसे फ्यूचर में लीडर्स आए इंशाल्लाह, ताकि स्कूल्स भी, गवर्नमेंट के स्कूल्स प्राइवेट स्कूल जैसा डेवलप हो, जैसे दूसरे कंट्रीज़ में है, अमेरिका में हो, जहाँ पर भी हो, वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मिलना मुश्किल रहता। बहुत और मुश्किल। अच्छे से अच्छे फाइनेंशियल अच्छे लोग, मिडिल क्लास लोग, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते वहाँ। ओके, क्यों, क्या ऐसा खास बात है यहाँ से वहाँ बिल्कुल तक? प्राइवेट जैसा स्कूल होता उससे ज़्यादा अच्छा गवर्नमेंट स्कूल होता, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बेहतरीन होता, यहाँ के जैसा नहीं। ये जहाँ आज इंटरनेशनल, कई लोग इंटरनेशनल नाम स्कूल लगा के स्कूल खोल रहे हैं, मगर वो स्टैंडर्ड्स नहीं रहते। वही बेस पे हम लोग जो चेवड़ले पे कॉलेज खोले, उसकी रिक्वायरमेंट है कि इतना लैंड चाहिए, इतना बिल्डिंग चाहिए, इतने फर्नीचर चाहिए, सारी चीज़ें हैं। और आज देख लीजिए आप, हर गली में स्कूल है, और छोटा सा स्कूल भी है तो बस पढ़ा रहे हैं। मगर वही गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखिए, हालांकि क्वालिफाइड टीचर्स हैं। तो यहाँ लैकिंग क्या हो रहा? अब वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अपन उसके ऊपर डिस्कस करें तो शायद होता है नहीं होता, मगर अल्लाह अगर मौका देगा किसी वक्त और किसी लाइन से, तो कोशिश तो ये रहेगी कि अपने एरिया में एजुकेशन पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और मैं बोलकर नहीं, जो भी आज अल्लाह जिसको हालात अच्छे बना दिया, वो लोग अच्छा स्कूल खोलना ज़रूरी है। गवर्नमेंट कब डेवलप करती वो नहीं मालूम है, कौन आता नहीं मालूम है, मगर जो लोग, जिसको अल्लाह ने मौका दिया और फिनेंशियली आज अच्छे स्टेबल है, वो लोगों को चाहिए कि अपनी तरफ से स्कूल्स ओपन करें और अच्छा एजुकेशन दे, ताकि कम्युनिटी एक अच्छे लेवल पे आए। आप इतने साल से सर्विस कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो आपको कैसा दिखता है कि ऐसे क्या चीज़ें आना एजुकेशन सिस्टम में जो चेंज हो सकते, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, ऐसे क्या चेंजेस आना जो अपन चेंज कर सकते, एकदम तब्दीली ला सकते? आप देख रहे, आप प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी ये चीज़ बोल सकते। नहीं देखिए, मैं तो आपको ये बोल दूं कि पॉलिटिकल जितने लोग हैं उनसे मेरे ताल्लुकात ज़रूर रहे, मगर जो अब अमली सियासत यानी इलेक्शन जो होता है वो 2020 में कॉरपोरेशन के इलेक्शन की शक्ल में हुआ, लड़े। उससे पहले मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स में नहीं था, मगर ये भी एक
अल्लाह की तरफ से वो था कि ज़िंदगी में बहुत अहम चीज़ें इसमें सीखने को मिली। एजुकेशन में मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि प्रायोरिटी बहुत इम्पोर्टेंट, प्रायोरिटी होना चाहिए। और अफसोस ये है कि कम्युनिटी भी जो लोग हैं वो लोग गवर्नमेंट से एजुकेशन के ताल्लुक से नहीं सवाल करते। ये गली नल रोड ये तो होना ही है, ये तो बेसिक गवर्नमेंट है। अब 70 साल 75 साल हो गए मगर उसी पे हम चल रहे हैं। मगर असल हकीकत तो ये है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं क्योंकि कई लोगों से मुलाकात होती, ये महसूस हुआ कि लोग पढ़ाना चाहते हैं मगर उनके पास वो पैसे नहीं है जो प्राइवेट स्कूल्स की जो आज फीस है। आपके प्राइवेट स्कूल की फीस नॉर्मल है, नहीं ज़्यादा है? मेरा कोई स्कूल नहीं है, नहीं। मैं प्रोफेशनल कॉलेज चला रहा हूँ। प्रोफेशनल कॉलेजेस अभी मैं जो चल रहा है हमारे पास बीएड कॉलेज चल रहा है हमारा, जो चवेड़ला कैंपस में है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बी फार्मेसी रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मेसी हमारा स्टार्ट होगा। वो भी ख़ास तौर पर मेरे को असदुद्दीन ओवैसी साहब उसका परमिशन आप दिलवाए हैं और मैं आपके पॉडकास्ट पर बोलने में मेरे लिए एक मैं शुक्रिया अदा उनका करना चाह रहा हूँ कि वो उस एजुकेशन की अहमियत को समझे। और लोग काफ़ी सारे कई बातें बोलते मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सपोर्ट किए और पर्सनल उन्होंने बोलकर गवर्नमेंट से रिकमेंड कर अल्हम्दुलिल्लाह वो फार्मेसी कॉलेज का परमिशन दिलाए। हाउ डू यू सी उर्दू इन हैदराबाद और तेलंगाना? नहीं, उर्दू देखिए सबसे पहली चीज़ तो क्या है, लोगों के जहन में उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिए, ये सबसे गलत बात जी। उर्दू कोई रिलीजन की ज़बान नहीं है, पहले तो ये बात समझना है। उर्दू कोई रिलीजन की ज़बान नहीं, मगर ज़्यादा उर्दू मुसलमान बात करते हैं, ये अलग बात है। क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री है, यहाँ पर निज़ाम, ये यहाँ जो हमारे जो रूलर्स है वो लोग उर्दू के ऊपर ज़्यादा वो थे, तो हमारी मदर टंग उर्दू है। अगर कोई और स्टेट में होते या कुछ और हुकूमतें होती तो शायद हमारी वो मदर टंग होती तो हम उस पर वो करते, तो एक अफसोस की बात है। मगर यहाँ पर कई बार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, मजलिस की तरफ से हुआ, असद साहब का, अकबर साहब का, कई लोग अपन असेंबली में भी देखे, उर्दू को यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिए। अब वो कर एक चूँकि पॉलिटिकल उस पर मैं आपको बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मगर हकीकत तो ये है कि लोग उसको एक पॉलिटिकल पॉइंट बना के चलते, मगर वो हकीकत नहीं है उसकी। उर्दू बिल्कुल एक लैंग्वेज है, जैसा दूसरी जो लैंग्वेजेस है इस मुल्क की, वैसा ही एक लैंग्वेज है। आया कहाँ से था उर्दू? ये अब इसका तो एग्जैक्ट नहीं, अब हम जो सुने ये पर्शियन और अरबिक के कई वो केस मिक्सड होकर उसके उर्दू निकली। और उर्दू दान जो लोग हैं शायद इसके ऊपर बता सके, क्योंकि अब हमारा और आपका जो जनरेशन है ये तो सिर्फ हम अपने पेरेंट्स से अपने अंदर आ गया सो है, वरना हम तो यहाँ के क्रिश्चियन कैथोलिक स्कूल से पढ़े हुए, उर्दू सीखे, ये बोलते बोलते सीख लिए। ख्वाहिश थी कि भाई उर्दू सीखे तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करे और उर्दू पढ़ना सीख लिए। सीनियर सिटीजन्स जो हैदराबाद के हैं उन लोगों को उर्दू बहुत अच्छी आती है, चाहे वो कोई से भी रिलीजन के रहो। 20 साल 30 साल के बाद ऐसा क्या हो गया एजुकेशन सिस्टम में जो आज उर्दू एक नॉर्मल अपने को भी पढ़ने नहीं आती? नौजवान बच्चे को चाहे ओल्ड सिटी के ले लो, यूनिवर्सिटी के ले लो, उन लोगों को उर्दू पढ़नी नहीं आती। तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आया जो उर्दू ऐसा एक डाउन लैंग्वेज हो गई? नहीं, डाउन लैंग्वेज बोल के नहीं, देखिए हर ज़माने में जैसा मार्केट में जो रिक्वायरमेंट होता, एक आदमी को होता उसको जॉब के लिए रिक्वायरमेंट। जब आप कोई कंपनी में जॉब के लिए जाते तो आपके जो क्लाइंट्स होते जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते उस लैंग्वेज का ज़्यादा बोलबाला होता। तो आज पूरी वर्ल्ड में इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा ज़रूरत है, तवज्जो है, तो लोग इंग्लिश के ऊपर। और अक्सर लोगों में ये बोला गया कि भाई अगर आप सिर्फ उर्दू बोल के नहीं, आप खुद देख लीजिए रीजनल लैंग्वेज है तेलुगु, इस पर भी कई लोगों को प्रॉब्लम होता। तो उर्दू या रीजनल लैंग्वेज, ये जितने लैंग्वेजेस है, अगर हकीकत देखा गया तो एजुकेशन सिस्टम उसकी मदर टंग में रहा तो उसके लिए पढ़ना बहुत आसान है। ओके। अब गवर्नमेंट इस पे गौर भी कर रही थी, मगर एज ए लैंग्वेज इंग्लिश सीखना चाहिए कि वो कम्युनिकेशन के लैंग्वेज होती है सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए, यह है असल मकसद।
देख, मैं जहाँ गौर करा, प्राइवेट्स जो स्कूल्स रहते या कॉलेजेस रहते, उसमें उर्दू नहीं रहती। उर्दू मीडियम, उर्दू पढ़ना बोले तो उर्दू मीडियम में जाना या तो गवर्नमेंट में जाना, प्राइवेट में नहीं रह रहा। प्राइवेट में नहीं रहने की वजह क्या है ऐसा? नहीं नहीं, उसकी वजह ये है कि अपने पास स्कूल में एक एसएससी सिलेबस होता है, स्टेट सिलेबस, हाँ, स्टेट सेकेंडरी जो सिलेबस होता, उसके अंदर सेकेंड लैंग्वेज लास्ट जब टीआरएस गवर्नमेंट थी, इसको सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिए, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो एसएससी में मैंने समझता हूँ कितने स्कूल्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर, पर आईसीएसई में आपको एज ए लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज आपको उर्दू है, सेकेंड लैंग्वेज है उर्दू। मेरे बच्चे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं उर्दू। सीबीएसई, एसएससी, आईसीएससी, इसमें क्या डिफरेंस है? और नौजवान क्या सिलेक्ट करना है हैदराबाद का जो सक्सेसफुल हो नहीं सकता है? क्या इसके डिफरेंस है इसमें? देखिए इसमें सिलेबस का डिफरेंस है। आज आईजीएससी भी आ गया, तो ये डिफरेंट बोर्ड्स है। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड है, ऐसा ही आईसीएसई है। तो ये आपको एक सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपके इसमें डिफरेंस पूरा कंप्लीट आपको बता सकता कि एसएससी सिलेबस स्टेट का सिलेबस होता है। तो कौन सा सिलेक्ट करना सकता आपके नहीं, डिपेंड अंदाजे से? करता। मैं ऐसा नहीं है कि जो लोग स्टेट सिलेबस पढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ के अक्सर स्कूल स्टेट सिलेबस के होते हैं, तो कोई भी स्कूल से आप पढ़िए। अगर कोई यूथ 10th के बाद कोई कोर्स लेना चाह रहा है तो उन्हें क्या लेता? बहुत मतलब नौजवान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उन्होंने 10th के बाद कौन सा सिलेबस या कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना, उन लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसमें आप क्या राय है आपकी? देखिए बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। मैं कई स्कूल में मेरे को इनवाइट किया गया और एज ए गेस्ट, तो मैं बार बार हर स्कूल के जो मैनेजमेंट है उनको यही रिक्वेस्ट किया कि आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है उसमें 7th स्टैंडर्ड के बाद से या 8th क्लास बच्चों को कैरियर गाइडेंस लेक्चर्स रखिए, ताकि बच्चे को समझाए कि भाई कैरियर सिर्फ इंजीनियरिंग कैरियर नहीं है, सिर्फ एमबीबीएस कैरियर नहीं है, कई ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें बच्चा अपना कैरियर बना सकता है। और कई बच्चों को ऐसा रहता कि वो लोग सब्जेक्ट में उतना स्ट्रांग नहीं रहते, मगर स्किल्स बहुत रहते उनके अंदर। तो बच्चों को आप उस तरीके पे उनको गाइड करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर स्कूल को चाहिए कि कम से कम जब वो लोग 9th और 10th में, उनको कम से कम 2 से 3-4 ऐसे एक्सपर्ट्स को लाए जो कैरियर में उनको उनका कैरियर प्लान करने में हेल्प करे। जैसा जब आप प्रोफेशनल कोर्स में आते, बच्चों को इंडस्ट्रियल टूर्स देते, जब आप कैरियर प्लान कर रहे तो क्यों नहीं हम बच्चों को गाइड करें। रिसेंटली जो एरिया में मैं रेड हिल्स एरिया जो होता, वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल को मैं रेगुलर जाता था, जहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल है। वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में मैं गया, बच्चे जितने एसएससी के बच्चों में, क्योंकि मेरा कोर फील्ड है और सर्विस मेरी गुट्टी में है, यानी ब्लड में है, तो मैं जाके, हालांकि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उससे कोई वो नहीं है, पॉलिटिक्स एक डिफरेंट मतलब कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए इलेक्ट होते वो सिविक इश्यूज रहते हो। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, इंडिया की ट्रेंडिंग टॉपिक है, समझिए। नीट पेपर लीक, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इसमें एग्ज़ाम का जो पेपर है वो लीक हो रहा है, क्वेश्चन पेपर जो लीक हो रहा है, तो इससे नॉर्मल स्टूडेंट को क्या इफेक्ट हो रहा है? बराबर इफेक्ट होता ना। कैसा इफेक्ट होता है? क्योंकि बच्चा एक टारगेट के साथ पढ़ता और उस सारी उसकी एफर्ट्स लगा देता, उसके बाद जब उन्हें एग्ज़ाम प्रिपेयर होकर लिखने के बाद कुछ भी जब एक रिलैक्स हो जाता, उसके बाद फिर अगर ये चीज़ें होती हैं तब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता, डिप्रेस हो जाते कई बच्चे, आप देखे होंगे। इसकी वजह यह है कि जो लोग सुसाइड कर रहा है, एक्सट्रीम स्टेप है ना। कोई अगर अपनी जान दे रहा है, जान से बढ़ के तो कोई चीज़ है नहीं, अगर कोई जान दे रहा है तो उसको किस लेवल पे उसको यानी उसकी समझ आई। तो असल स्कूल्स में सब्जेक्ट के अलावा ये चीज़ों पर इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को साइकोलॉजी पर ध्यान दे कि बच्चे कैसा उनका करियर प्लान करें। क्योंकि देखिए
कई ऐसे लोग हैं जो अपना स्कूलिंग में, एकेडमिक्स में वीक थे, मगर करियर में मैं समझता हूँ कि ऐसे लेवल पे गए। आपके पास एग्जाम्पल है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स है या स्पोर्ट्समैन हैं, वो लोग एकेडमिक्स में वीक थे मगर उनका कैरियर बिल्कुल डिफरेंट रहा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा इंजीनियर बने, हर बच्चा डॉक्टर बने, हर बच्चा आर्किटेक्ट बने, नहीं है। यही वजह है कि बच्चों को समझाना चाहिए कि करियर प्लान करते वक्त आप और हम हमारे अपने एफर्ट्स डालें। यही तो असल बातें हैं कि आपकी हमारी कोशिश तो पूरी करना है, उसके बाद जो होगा वो मुकद्दर है। 87% मेल लिटरेसी है और 74% फीमेल लिटरेसी है। तो फीमेल में इतनी लिटरेसी, एजुकेशन लिटरेसी कम होने की वजह क्या है? देखिए, ये पूरी गवर्नमेंट पॉलिसी से, जी, गवर्नमेंट पॉलिसी से, और फिर और एक चीज़ भी ये है कि इस मुल्क की बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे अपना पॉपुलेशन है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम और आप इसको ओपनली डिस्कस भी नहीं कर सकते, मगर बहुत सारी लूप होल्स है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अपने पास। वरना देखिए, हकीकत की बात ये है कि आदमी स्कूल, कॉलेज, ये इसको खोलने की वजह क्या है? गवर्नमेंट आज जो रिक्वायर्ड है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वजह से आज प्राइवेट इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हो रहे हैं। वरना मेरे जैसे आदमी को इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे वालिद को एस्टैब्लिश करने की क्या ज़रूरत है जब गवर्नमेंट खुद कर देते? तो क्या वजूहात है जिसकी वजह से गवर्नमेंट नहीं कर सक रही है? तो उसी वजह से ये इंस्टीट्यूट्स में कायम होते, और इसके पीछे भी बहुत सारी वही रीज़न होती। 2025 में फीमेल का लिटरेसी ज़्यादा था हैदराबाद में, लेकिन आते आते 2026 में कम हो गया। औरत को एक स्टडीज़ कितना ज़रूरी है, आप बोलिए। देखिए, हकीकत बात यह है कि हर इंसान के पास औरतों की एजुकेशन की अहमियत है, और ख़ास तौर में दीन इस्लाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा है, यानी दोनों पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है। कहीं पर ये नहीं बोला गया कि सिर्फ मर्द को इल्म हासिल करना है। हकीकत तो ये है कि स्कूल, बच्चे की ट्रेनिंग और स्कूलिंग, हर चीज़ जो होती है वो माँ से ही होती है। तो एक बड़े आलिम दीन से हम बात सुन रहे थे कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आकर बोले कि भाई मेरे को अल्लाह की तरफ से ये इशारा हुआ कि आपको अल्लाह के रास्ते में मेरे को ज़ुबा करना है, तो उलमा ये एक बात बोलते कि बताओ वो तरबियत किसकी थी? क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो जब इस्माईल अलैहिस्सलाम बिल्कुल छोटे थे छोड़ के चले गए, तो ये वो उनकी वालिदा की ही तरबियत थी। तो जब हमारी औरतें पढ़ेंगी तो यकीनन रिज़ल्ट डिफरेंट रहेंगे, और बड़े से बड़े औलिया अल्लाह हो, बड़े से बड़े, देयर इज सेइंग कि भाई हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, यकीनन सही है। औरतों का हाथ होता है। तो क्या रीज़न रह रहा जो हैदराबाद में फ़ीमेल इतना कम पढ़ रहे? क्या रीज़न है? आप उन लोगों को क्या बोलना चाह रहे, जो माँ बाप जो बच्ची को नहीं पढ़ा रहे, उन लोगों को क्या बोलना चाह रहे? कितनी इम्पोर्टेंट है स्टडीज़ उन लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल पहले की बनिस्बत अब बहुत फ़र्क आया। ये हैदराबाद बोल के नहीं है, ये कल्चर होता, यहाँ का जो माहौल होता, यहाँ का माहौल जो होता, लोग इसकी अहमियत, जब आदमी ख़ुद पढ़ा लिखा होता तो उसके बाद उसको वो समझ आती, और दीनी एतबार से बहुत ज़्यादा उसको समझ होनी चाहिए। दुनियावी एतबार से ज़्यादा दीनी जब समझ होंगी, मेरी नज़रिए में लोग ये समझते कि भाई अगर उन्हें दुनियावी एतबार से बहुत पढ़ा लिखा रहेगा तो उन्हें बच्चियों को एजुकेट करेंगे। नहीं, मेरे नज़रिए में ये है कि जो आदमी दीन जितना जानेगा, दीन की डेप्थ में जाएगा, उन्हें ये देखेंगे कि अपनी बच्चियों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देंगे। ये दीन है हमारा। और एक मेन टॉपिक है, अब फिलवक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, SIR। जी, SIR का फुल फॉर्म क्या है? SIR क्या है? अपन क्यों करना चाहिए इसके? ये क्या ये स्कैम है? ये आप बोलिए। मेरे नहीं, स्कैम नहीं है। ये SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। ये पहले भी हुआ है, यानी मैं सुन रहा था कि वाजपेयी साहब के दौर में हुआ, और आज़ादी के बाद कई बार हुआ। इसके अंदर जो लोग, जिसकी डेथ हो जाती या शिफ्टिंग हो जाती, चूँकि पहले ऑटोमेटेड यानी सॉफ्टवेयर नहीं था, मैनुअल सारी चीज़ें होती थी, तो कभी
कोई डिलीट होता था, कोई डिलीट नहीं होता था, उसके लिए ये एसआईआर होता। मगर इसके पीछे आज जो मोटिव है वो डेंजरस। क्या है डेंजरस, क्या है? यानी बिल्कुल जो मैनुअल जब था, जब मिस्टेक्स होती थी, आप 2002 में कोई अगर गलती करा है उसकी सज़ा आज कैसा देंगे? और फिर उस टाइम का बीएलओ की कई ऐसी गलतियां हैं, क्योंकि टाइपराइटर पे होता था या कंप्यूटर पे होता था, सिस्टम पे होता था। जब इतने सॉफ्टवेयर एडवांस नहीं थे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते थे, तो जबकि गलतियों का आप सज़ा नहीं। और आप बार बार सुन रहे हैं कि भाई अगर एसआईआर में किसी के कई सारे मौके हैं, यानी जब ड्राफ्ट रोल पब्लिश होता, फिर उसके बाद उसको हियरिंग नोटिस देकर बुलवाया जाता, ये सारी चीज़ें होती, तो उसमें भी बाज़ लोग अक्सर तो उसमें निकल जाते, मगर जो लोगों का जो भी बहाना बनाकर उसमें रिजेक्ट किया जाता, उसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप फ़ौरन ही उनके जो दूसरे स्टेट से सुनने में मिल रहा है आपको, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हो या यानी गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स है वो उन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसी चीज़ें तो नहीं होना चाहिए। एसआईआर की डेडलाइन क्या है ये मंथ की? 25 ऑफ जुलाई रहेगा, जो 1 महीने का टाइम है, और 1 ऑफ जुलाई को ड्राफ्ट रोल पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद जिन लोगों पर एनॉमली, बल्कि उसमें एक कॉलम है जिसके ऊपर भी कुछ भी मिस्टेक्स रहेंगे, वो सारी चीज़ें वो लोग लिख जाकर प्रूफ करना रहेंगे। तो इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है? डिपेंड करेगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल किसी का नाम कोई मैच नहीं हुआ, वो लोगों के लिए नोटिस आएंगी कि आपका नाम मैच नहीं हुआ, तो आप एक डॉक्यूमेंट लेके आइए। इफ़ यू आर बॉर्न बिफोर 1987 एक डॉक्यूमेंट लेके जाना रहेगा, और वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, 12 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। अगर आप 87 से 2004 के बीच में अगर आप बॉर्न हुए, बर्थ हुई आपकी, तो जब आपको 2 डॉक्यूमेंट्स लेके जाने रहेंगे। और 2000 के बाद से अब 2025 तक जिसकी बर्थ हुई, वो लोगों को 3 डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। कितना ज़रूरी है एसआईआर? बहुत ज़रूरी है, हर किसी को कराना चाहिए। नहीं कराए तो क्या होता? बिल्कुल नहीं कराए तो जो वो लोग अगर क्या मंशा है पता नहीं, आप एक अरसे से देखते आ रहे हैं, कभी सीए है, कभी एनआरसी है, काफ़ी सारी चीज़ें, नहीं मालूम आगे क्या प्लान है। क्या बहुत डेंजर है बोल रहे हैं आप? ये डेंजर क्या है, देखिए एक ईमान वाले होने के नतीजे में हमारी कोशिशें पूरी होनी चाहिए, डरना तो नहीं चाहिए, मगर गाफिल भी नहीं रहना चाहिए ना। हमारा और आपका काम है, गाफिल तो नहीं रहना चाहिए हमको। जो गवर्नमेंट यहाँ की बोल रही है, जिस मुल्क के आप शहरी हैं, वहाँ की सारे रूल्स को फॉलो करना है आप, और दीन आपका यही बोलता है। बीइंग एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, आपको पॉलिटिक्स में आना कितना ज़रूरी आप समझे थे? मैं इलेक्शन लड़ने से पहले मेरा एक डिफरेंट ओपिनियन था पॉलिटिकल, यानी अमली सियासत, इलेक्शन लड़के करते, मगर ये जो वक्त मेरा गुज़रा, आज मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्राउंड के बाहर रहकर आप प्लेयर के ऊपर काफ़ी सारे आप आइडियाज़ दे सकते, मगर ग्राउंड में चूँकि अब फुटबॉल, और मेरा फेवरेट गेम है फुटबॉल, हमारा खुद का एक रॉयल यूनाइटेड क्लब भी है माशाल्लाह, तो आप जब ग्राउंड पे होते, फील्ड पे होते, वो डिफरेंट होता। वैसा ही है कई लोगों का ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस अल्लाह ताला मिला मेरे को, और एक बेहतरीन एक फील्ड है जिसमें यकीनन आप जिस नीयत से इस लाइन में आएंगे, अल्लाह इंशाल्लाह वो देगा। मेरी नीयत थी हर ज़माने से, यानी मैं जब स्टूडेंट था तब से भी मेरे को सर्विस, यानी लोगों को मदद करना, काम करना, हर वक्त यही था। तो उसी वजह से मैं पॉलिटिक्स में भी आया, यानी इलेक्शन लड़ने के उसमें। तो आप AIMIM ही क्यों ज्वाइन करें? दे आर मेनी सच बिग पॉलिटिकल पार्टीज, तो AIMIM ही क्यों? देखिए AIMIM इसका असल मकसद ये है कि इन जनरल, जैसा हम लोग सोसाइटी में इन जनरल एजुकेशन हर लोगों के लिए करना चाह रहे हैं, मगर चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत बैकवर्ड है, तो इस वजह से हम ये सोसाइटी में मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चला रहे। वैसा ही असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो सोच है, उसको मैं बहुत पढ़ा हूँ, देखा हूँ, और ख़ास तौर पर
जो कम्युनिटी को लेके जब बात करते हैं, तो ये पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट नहीं है मेरा, ना ही मैं उनके ये बोलकर मैं कोई गुड बुक्स में आना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी शुरू से नीयत अल्लाह से, अल्लाह की रज़ा के लिए मैं ये काम करता हूँ। और सर्विस, जैसा कि मैं बोला कि भाई मैं 20-22 साल, यानी मैं 2003 में इंजीनियरिंग पास आउट हुआ, मैं तब से जो है सर्विस करता हूँ। हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स, कई जगहों पे कई काम है, कई एनजीओस में मैं काम किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो एमआईएम में आने का मकसद ये था कि देखिए यहाँ पर हैदराबाद सिटी में एक बरसा बरस से लोगों में रहकर काम कर रही, और लोगों से मिलकर ये महसूस होता था कि ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो साल के 12 महीने लोगों में रहती, और हर आदमी से लोग कनेक्टेड रहते। सबसे बड़ा रीज़न है, लोग ये बोलते हैं भाई मजलिस जीतती क्यों है माया, तो देखने में ये मिला कि हर टाइम पे अवेलेबल है, छोटी सी चीज़ को भी एड्रेस करते हैं। अब हम ये सोचते कि अब इंजीनियरिंग कॉलेज के हम डायरेक्टर, वाइस चेयरमैन डायरेक्टर बन गए, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे। एक वो था कि भाई प्रोफेसर हमसे मिलता था, सो एक मुकाम वो था। और यहाँ पर देखने को ये मिला कि आज लोग एक अच्छा, एक बेहतरीन चीज़ यहाँ पर देखने को मिली कि अगर कहीं पर कचरा लोग फेंक देते, उसकी फ़ोटोग्राफ भी एसएस साहब को भेजते, तो वो डायरेक्ट फॉरवर्ड करते। आज भी, आज अल्लाह उनको, आज भी आप शॉक हो जाएंगे। बताइए ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में होता, उनको कोई फॉरवर्ड करते कोई मैसेज या कोई कंप्लेन करते, इमीडिएट एरिया के कंसर्न एमएलए को, कंसर्न कॉरपोरेटर को आ जाता। तो कौन सी पार्टी में होता भाई? काम करना चाह रहे हैं तो मजलिस में आइए, काम कर सकते। अब रही बात वो पॉलिटिकल कैरियर, देखिए भाई ये मेरा ईमान है कि अगर अल्लाह आपको कहीं पर किस जगह पर पहुंचाना चाह रहा है तो कौन रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा ईमान है, हर किसी का यही ईमान होता है। मगर काम करने में इसमें बहुत आप जो आदमी काम करना चाह रहा, उसके लिए मजलिस अच्छी फील्ड है। अब रही बात, चैलेंजेस हर जगह रहते, हर पॉलिटिकल पार्टी में रहते, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता, ये रहता, मगर ऑन दी होल पार्टी प्रोटोकॉल्स रहते, सारी चीज़ें आप फॉलो करिए, चलिए। और किसी के अंडर में काम करने को मौका मिला, वरना इंजीनियरिंग कॉलेज में वालिद साहब तो कॉलेज 2000, वो तो रिटायर 2009 में हुए। जब तक तो हम खुद पूरा चलाते थे, एज ए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जैसा सारे डिसीशंस लेते थे। यहाँ पर अपने ऊपर है, सीखने को बहुत मिलता है इसके अंदर। कॉर्पोरेटर बनने में आपको क्या डिफ़िकल्टीज या इजी हुआ? पहली जो चीज़ ये है कि कॉर्पोरेटर का असल जो कॉन्सेप्ट है, कितना भी आदमी पढ़ा लिखा हो या फिर बिजनेसमैन हो, जब उन्हें फील्ड दूसरी जब जा रहा है, और ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स में, फिर मजलिस के साथ, जहाँ पर हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बल्कि और हर तरीके के आते भाई। और मैं ऑब्ज़र्व किया हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी में हूँ मैं, कोई मदरसे में या कहीं होने, तो यहाँ पर हर टाइप के लोग हर पार्टी में होते, बनिस्बत उसके बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर वो है। न्यू सिटीज़ में अगर अपन को कॉर्पोरेटर का टिकट मिला तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहती कि वो पार्टी जीतती बोल के, लेकिन ओल्ड सिटी में ऐसा है कि आपको अगर कॉर्पोरेटर की सीट मिल गई तो समझ जाओ कि आपको टिकट मिल गई, जीत गए आप इलेक्शन। तो आपको ये चीज़ कैसा दिखी थी? मैं अपना ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ, मेरी अपनी रीडिंग बता रहा हूँ आपको कि ग्राउंड पे काम करती मजलिस। ये बिल्कुल गलत बात है कि नहीं काम करने के बाद नहीं जिताते भाई। जब यहाँ पर एक एक छोटी छोटी, बताइए आप कौन से लेवल पे होता, एक एक छोटी छोटी चीज़ को मॉनिटर होता है यहाँ पर। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, चूँकि कॉलेज चला आया, कॉलेज में हूँ, कॉलेजेस देख रहा हूँ, तो इंडिविजुअल उस पर उसकी पर्सनल क्या चीज़ें रहती वो एक अलग चीज़ है, मगर जो कमिटमेंट होता पॉलिटिकल, जो भी बोला जाता, ग्राउंड पे रहते। बारिश हो आपको मजलिस के लोग मिल जाएंगे, अरे आपको कोई फायर इंसिडेंट हो वहाँ मिल जाएंगे, हॉस्पिटल हो, एक्सीडेंट है, आपको कोई भी कैलेमिटीज, कुछ भी रहने दीजिए, आपको मिल जाता। अभी कौन इतना अवेलेबल रहेगा भाई? रिपोर्टर साहब भी हमारे एक जिन्होंने लिया था, उन्होंने इनडायरेक्टली बोल रहे थे कि ओल्ड सिटी में एक तो पावर है कि लीडर्स हमेशा साथ रहते।
असल चाहिए ना, लीडर का मतलब यही है ना, हर वक्त लोगों में चाहिए। एक कॉर्पोरेटर की कितनी सैलरी रहती है? कॉर्पोरेटर की कोई सैलरी नहीं रहती, सैलरी नहीं रहती, लाइक कोई एज अ सैलरी, गवर्नमेंट से सैलरी नहीं आती? कोई सैलरी नहीं रहती भाई। वो फ़ोन के एक 4000 कुछ अलाउंस क्या रहते डीए, और 7000 आपके डीजल पेट्रोल कुछ बोल के देते हो, 11,000 12,000 खाली अलाउंस मिलता आपको? उससे हटके मंथली सैलरी कोई ऐसा कोई जैसा मिनिस्टर की सैलरी रहती है वैसा नहीं? नहीं नहीं नहीं। देखिए इस बात पे मेरे को एक बड़े आलिम दीन मेरे को एक सवाल करे थे कि बोले आरिफ भाई, आप साल 1.5 साल हो गया, आप इलेक्शन लड़े और जैसे दूसरे लोग लड़ते आप भी लड़े, यकीनन लड़ा, तो कैसा आया एक्सपीरियंस, क्या बोलते आप? तो मैं चूँकि उलमा के साथ मेरा वक्त गुज़रा और मेरी तरबियत वो सारी चीज़ें, तो मैं उनको यही बात बताया कि देखिए अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त, जब तक फाइनेंशियली अच्छे लोग, काबिल लोग कुर्बानी नहीं देंगे तो हालात कोई चीज़ नहीं बदलेगी। लोग जहाँ पर बैठते टेबल पर बहुत सारी आपको मशवरे देते, मगर टाइम नहीं देते। आपको चेंज लाना है सोसाइटी में तो काबिल लोगों को वक्त देना है, ये असल इम्पॉर्टेंट है। जो अच्छे लोग हैं, मालदार लोग हैं, वो आए और वक्त दे सर्विस में, कम्युनिटी सर्विस में दे। बस ज़रूरी नहीं है आपको, अरे भाई आपको मौका दी मजलिस, मुझे मौका दी, काम कर रहा हूँ, अगर नहीं दी मौका तो भी मैं काम करूँगा। ये असल मकसद बना क्या ना, अरे भाई मेरे को कारपोरेटर ही बनना है, एमएलए बनना है अपना, ये मेरा अपना ओपिनियन है। खैर हर आदमी की अपनी अपनी वो है, ख्वाहिश रखना चाहिए, अच्छा, काम करना। एज अ कॉर्पोरेटर आपकी ख्वाहिश क्या है? कॉर्पोरेटर के बाद के बड़ी पोस्ट में जाने की ख्वाहिश है जैसे? यकीनन अभी जो मैं बताया, एक जगह ऐसा ही डिस्कशन हो रहा था, मैं किसी शख्स को ले जाकर असदुद्दीन अवैसी साहब को मुलाकात करवाया, क्योंकि वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज के वो थे कुछ और दूसरे स्टेट में, तो उन्होंने बताया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं एमएलए बनूँ, फलाना है। तो असद साहब फ़ौरन ये बोले कि भाई ख्वाहिश तो होनी चाहिए, हम तो यही चाहते हैं कि ख्वाहिश रखना ही चाहिए। इंसान जब ख्वाहिश रखेगा ही तो उन्हें उसको टारगेट बनाकर काम करेगा, ख्वाहिश नहीं रही तो उन्हें उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। यकीनन है कम्युनिटी को सर्विस करना, जो बनना चाह रहे हैं सिर्फ कम्युनिटी को सर्विस करने के लिए बनना चाह रहे हैं, वरना पर्सनल वालिद साहब लोगों का बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह के बाद। बहुत सारी चीज़ें जब इंजीनियरिंग कंप्लीट करे, जब ही हमारा कैरियर बना दिया, हमारी पहचान अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए से बना डाली, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई वो नहीं। बेशक सही है। ये मेरे को शायद ये चीज़ पूछने से पार्ट 2 बनेगा, लेकिन एक नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको कोई एक अननोन पर्सन आके बोला कि मंजलिस क्या कर रही, तो आप उनको जवाब क्या देंगे? मैं बोलूँगा मेरे साथ आ जाइए, मेरा जवाब मेरे साथ आ जाइए। मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरे फ़ोन कॉल्स नहीं रिसीव करते, एक 24 घंटे मेरा फ़ोन नहीं रख सकते। अच्छा, चैलेंज कर रहा हूँ मैं मेरी बात करता हूँ, दूसरों की नहीं बात। मेरा 24 घंटे फ़ोन नहीं रख सकते, क्योंकि लोग उम्मीद से कॉल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ख़ास तौर पे मेरी तो कोशिश रहती कि हर आदमी को उसको हेल्प कर सकूँ, बस उतना ही। मजलिस क्या करी, मैं मेरे साथ वक्त दीजिए, मैं बता देता। अब कौन क्या करे वो मेरे को नहीं मालूम, हाँ, क्या कर रहे हैं दूसरे एरिया में, क्या कर रहे, कौन क्या कर रहे, मैं किसी और का आंसरेबल नहीं हूँ। मेरे साथ चलिए, मैं बताऊँ क्या करें। आइए कभी रेडल्स एरिया को, इंशाल्लाह। टारगेट बेस में काम करा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रोड्स, सीवर लाइन्स, आपके वाटर लाइन जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको डोर नंबर एक एक चीज़ बता सकता हूँ कि कहाँ पर सीसी रोड डाले, कहाँ स्ट्रॉम वाटर ड्रेन डाले। आपको ये वक्त काफ़ी नहीं होता, क्योंकि मैं एक बिल्कुल प्लान काम करा, स्ट्रक्चर्ड वाइज बिल्कुल प्लान काम है। इसके अलावा भी स्कूल, ITI, अब अगर देखा गया तो मेरे पास में नीलोफर हॉस्पिटल है, MNJ कैंसर हॉस्पिटल है, ITI कैंपस, ITI के कॉलेजेस है। जैसा अभी प्राइमरी हाई स्कूल की मैं बात बताया, हॉस्पिटल्स में काम कर रहा हूँ मैं। 2014 में मेरे को सदर मजलिस जो है असदुद्दीन अवैसी साहब के ज़रिए से मेरे को मेराज भाई जब MLA थे 2014 में बने थे, तो एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली का मेरे को डायरेक्टर बनाए थे माशाल्लाह। और आप पूछे थे कि बाद में पॉलिटिक्स में, इधर एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की असल वजह
मैं क्लिनिक्स, मेरे दादा के नाम से क्लिनिक्स चलाया करता था, बिल्कुल नॉमिनल 5 रुपीज़ में कंसल्टेशन और मेडिसन हर चीज़ इंक्लूड करके हम देते थे। और वो भी रखने का मकसद ये था कि लोगों को उसकी अहमियत मालूम रहने के लिए वो चीज़ें मैं क्लिनिक्स चलाता 3-4 को। तो मेराज भाई के साथ वक्त गुजरा, जब इधर आना हुआ तो उन्होंने यही बोले कि भाई आप इतना सारा काम कर रहे हैं हॉस्पिटल की लाइन से, तो एरिया हॉस्पिटल है, उसमें एज ए डायरेक्टर आप हो जाइए और काम करिए, इसको डेवलप करिए। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 1-2 एकड़ पे है, ऐसा 100 बेडेड है। तो उसमें मैं एक्टिव, बिल्कुल एक्टिव था, उसमें बहुत सारे काम करे। यानी स्टार्टिंग में जब हम इसमें ज्वाइन हुए तो मेराज भाई का और सदर साहब का बहुत बड़ा उसमें हो रहा। कभी किसी चीज़ में रोकते नहीं काम करने में, ये गलत बात है कि भाई अच्छा काम करने के कभी कोई भी नहीं रोकता। तो वहाँ पर हम जब स्टार्ट लिए तो वहाँ पर 80 अराउंड 200 आउट पेशेंट थे, 80-100 डिलीवरीज होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेहनत करे 4-5 साल में मंथली 450 डिलीवरीज हो रहे थे। माशाल्लाह। सर्जरीज है 100 एंड अबाव हर सर्जरीज हो रहे थे। और आउट पेशेंट पर डे 14 to 1500 आउट पेशेंट एक एरिया हॉस्पिटल में कई साल तक, यानी ये कांग्रेस गवर्नमेंट आने से पहले तक टॉप एरिया हॉस्पिटल इन तेलंगाना वाज नामपल्ली हॉस्पिटल। नामपल्ली हॉस्पिटल। और यूटिलाइज करना चाहिए। और आप मेरे को ये सवाल करें नहीं, मगर उसके बाद भी मैं अहम बात ये बताना चाह रहा हूँ कि आजकल लोग, चाहे वो कैंसर एक ऐसी बीमारी है, हो जाती है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह हिफाजत फरमाए आपकी हमारी, मगर मैं बार बार कोशिश ये करता हूँ कि अगर किसी को ऐसा हो जाता है तो वो MNJ हॉस्पिटल आ जाए। वहाँ पर टॉप मोस्ट ट्रीटमेंट होता। लोगों को दिखाया जा रहा है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते, लाखों रुपए का खर्च करके, कर्जे करके यहाँ पर आते। आ जाइए यहाँ पर। मेराज साहब के दौर में ITI का 4 एकड़ का एक लैंड दिलाया गया, जिसमें आज बड़ा MNJ का न्यू हॉस्पिटल बना, अरविंदो के वो CSR में बना, जिसमें बोन मैरो भी फ्री में हो रहा, वरना 25 लाख 25 लाख 30 लाख में होता था, सिर्फ निम्स में था वो हो रहा है, MNJ में हो रहा। नीलोफर हॉस्पिटल में टॉप मोस्ट सर्जन्स है, बच्चों के लिए टॉप है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि आपको 100 बेडेड 1000 बेडेड हॉस्पिटल है, पेशेंट 1500 रहते, ये रीज़न है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अदरवाइज आपको ट्रीटमेंट दी बेस्ट होता, नीलोफर में हो, MNJ में हो। अब एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली है, उसके अंदर कोशिश करे, जब मेराज साहब MLA थे, बहुत कोशिश करने के बाद वहाँ पर डायलिसिस यूनिट स्टार्ट हुआ। 5 बेड्स हैं वहाँ पर डायलिसिस के। और आज कितना एक ऐसा मर्ज़ है, वो बहुत तकलीफ दे मर्ज़ है, मगर फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा हो। अब माजी साहब भी अब इस वक्त MLA है, मगर उन्होंने भी उसके ऊपर बहुत ध्यान देते। तो और अगर वो स्लॉट्स कंप्लीट हो गए तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी देखे है कि और 5 बेड बढ़ाने के लिए है। तो ये मजलिस कर रही ना काम, जब रिप्रेजेंटेशन करे करके लेके आए, आज लोग फ़ायदा उठा रहे। अब क्या करिए बोले तो मैं भी बता सकता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो मैं आपको शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। अगर मैं बताया तो आप बोलना अरे भाई ऐसा कितना काम। एक छोटी सी मिसाल है, एक साहब मेरे को कॉल करे, बोले यार यहाँ हमारे वॉचमैन हैं, ऐसा है, उनको पेसमेकर डालना है, तो सब लोग पैसे जमा करके सोसाइटी वाले लोग हेल्प करते। मैं बोला भाई आप लोग सब्र करते, थोड़ा टाइम देते तो बोलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराता। उन्होंने बोले अरे ऐसा कैसा भाई, पैसे जहाँ लगाना है आप लोगों को लगाइए, पर जहाँ पर गवर्नमेंट ने हो सकता। फिर उन्होंने उनको लेके गया, फॉलोअप कराया, उस्मानिया हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको पेसमेकर दिलाया माशाल्लाह। अब हमारे पास है नामपल्ली हॉस्पिटल में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, हिप रिप्लेसमेंट हो रही, सब हो रहा। थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा कि भाई आपको बोला मैं जैसे 100 बेड हॉस्पिटल है तो 15 यानी 150-200 पेशेंट आ जाते, वो एक चीज़ है। और अहम बात यह है कि कम्युनिटी के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो अहम लोग हैं, वो लोगों को अपना वक्त देना इम्पॉर्टेंट है, माल के साथ अपना वक्त भी दे, ताकि लोगों को प्रॉपर गाइड करे। और हम तो मजलिस तो हर वक्त तैयार है, और हम भी मजलिस में हैं, तो तैयार पहले से थे मजलिस से पहले भी, और अब तो और हमारे को सपोर्ट मिल गया हर जगह, जहाँ जहाँ जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी का सपोर्ट रहता, जिसकी वजह से कई ऐसे काम करने में आसानी होती। महराज हुसैन साहब मेरे को एक रोल के जैसे होना, क्यों बोले तो जब मैं एक बार
अरेबियन को गया था, पाम अरेबियन को गया, तो वहाँ उनको मैं पूछा था कि मैं आपके साथ ऐसा पॉडकास्ट लेना चाह रहा हूँ कि ऐसा ऐसा यूथ पे बात करना है, वो बात करना है, कि मैं उनसे बात करें तो ऐसा दिखा था मेरे को मैं बस एक नॉर्मल इंसान से बात करूँ, कोई बड़े एमएलए सीनियर एमएलए से बात नहीं करूँ, उतना डाउन टू अर्थ थे भाई। मैं हर किसी से एमएलए से बात करता हूँ ना तो थोड़ा मेरे को थोड़े चेंजेस दिखते हैं, लेकिन जब मैं एआईएम के उसमें आता हूँ तो वो फील नहीं आता है कि एमएलए से बात करो, उतने डाउन टू अर्थ है। लेकिन उन्होंने मेरे को ये नहीं बोले कि नहीं कर सकते आप, उन्हें ये बोले कि आप नीचे से जो नीचे के लीडर से उन्होंने से बात कर लेते हो, इंशाल्लाह आज नहीं कल मैं कैसा भी लेता हूँ बोल के। तो मेरे को वो चीज़ बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है आज भी। तो मैं सोच लिया, गोल बना लिया कि मैं उनकन जाके मैं पॉडकास्ट मेरा लूँगा, मैं बात करूँगा कि उन्होंने एक नौजवान को कैसा कर सकते, क्या कर सकते बोल। मेरे को बहुत अच्छा देखिए लगता। बिल्कुल आप करिए, मेरी तो ख्वाहिश है कि आप इस प्रोफेशन में आगे बढ़े, आप सदर साहब भी आपको वक्त दे, क्योंकि उन्होंने इंकरेज करते कई सारी चीज़ों में। लोग अलग अलग अपनी अपनी बातें रखते। देखिए भाई हकीकत तो बात यह है कि बस उनके पास आप अच्छी नीयत लेकर जाइए, इसीलिए कभी ये फ़िक्र नहीं होती कि भाई आगे कैसा वो कैसा, बस काम करते रहना, अपना मकसद काम था है और आगे रहेगा बस इंशाल्लाह। यही असल मकसद लेके चलेंगे तो आदमी को आगे करियर कैसा रहेगा, डर खौफ ये सारी चीज़ें नहीं। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब? टाइम के पाबंद है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। आई हैव लर्न फ्रॉम हिम, मतलब कि मैं उनसे ऐसा कोई करीबी मेरा कोई वो नहीं, बहुत कम वक्त गुजरा है जो भी है, मगर देखा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है। और लोग, मैं खुद अपनी ज़िंदगी में दूसरों का खैर मैं क्या मिसाल दूँ, मैं यही देखा कि अल्लाह ताला जितना वक्त दिया बहुत दिया, मगर जो प्रोक्रेस्टिनेट हम जो करते हैं वो हमारा वीकनेस है, वो नहीं दिखा। देखिए आप सफ़र उनके, और जहाँ सफ़र में भी रहते तो उनका सिस्टम वही है, खाने का टाइम है, मिलने का टाइम है, सारे बहुत, मैं बोलने का क्या है, बहुत सारे लोग मानते हैं अल्लाह ताला चुना है तो यकीनन एक हमारे लीडर हैं, हमारे लिए एक खुशी की बात है कि अल्लाह ताला एक अच्छे लीडर हैं, अपनी बात को पॉइंट पे रखते हैं। रिसेंटली एक केस हुआ है बालापुर में, फहाद नामी शख्स का मर्डर हुआ, आप सुनेगी नहीं कि वो बालापुर के साइड हुआ था, नौजवान बच्चा, बहुत ज़्यादा नौजवान बच्चा था। तो वो हो गए, बाद मीडिया जाके वहाँ के सराउंडिंग के बस्ती वालों को पूछी तो उन्ना एक ही मेन रीज़न दे रहे थे कि रात में होटल दुकान खुले रहने से दोस्तानों में मजाक में लड़ाई हो कि ये चीज़ हुई। तो आपके हल्के में ये चीज़ होती है, लाइक दुकान बंद हो जाना? मैं आपको बता रहा हूँ क्या यहाँ का जो कल्चर है रात के जागने का, हिफाजत, अल्लाह हिफाजत फरमाए, माहौल ऐसा बना हुआ है रातों में जागने का, वो अच्छी चीज़ नहीं है। क्या मैं भी हूँ या कोई भी है, सिस्टम होना चाहिए कि भाई टाइम पे हम टाइम को फॉलो करें, और हमारा सिस्टम भी इसके मामले में स्ट्रिक्ट होना चाहिए। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू भाई, वेल्थ या हेल्थ? दोनों चीज़ें, दोनों चीज़ें। दोनों हाउ चीज़ें। दीन एंड इस्लाम सपोर्टेड यू टू बिल्ड योर एम्पायर? बग़ैर दीन के तो इंसान के लिए कुछ नहीं है। इंसान जब है उसके अंदर दीन है, वरना इंसान ही नहीं है, दीन नहीं है। ये तो है, सही है ये बात। आप एडवाइज़र है तो मेरे को एक चीज़ था कि मेकन आज 1 लाख रुपए है, मेरे को आने वाले 12 महीने में 12 लाख रुपए बनाना है, तो मेरे को आप ऐसे स्टेप्स रूल्स बोलिए कि जिससे मैं कंसिस्टेंसी रह के मैं 12 लाख रुपए कमा सकता हूँ वो चीज़ में। नहीं भाई, पहले तो ये देखिए कि भाई 12 लाख आपका टारगेट कैसा बना। लाइक महीने को एक महीने को 1 लाख रुपए। एक क्यों, क्या करेंगे आप जो 1 लाख को 1 लाख मिलेगा? तो देखिए सक्सेस को आप इस तरीके से देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी एक है, हर आदमी असदुद्दीन ओवैसी नहीं हो सकता। ये देखिए कि दीन जो आपको बताया, कि अल्लाह ही बताया कि तुम्हारे पास जो है उस पे तुम शुक्र अदा कर लो, तुम सक्सेसफुल है। अब रही बात आप लाख को, आप महीने को लाख बना सकते हो, कई ऐसे बिजनेस है, उसको देखना चाहिए, पहले स्टडी करना चाहिए, स्टडी कर उसको किस तरीके से, बिफोर एनीथिंग, आप कोई भी काम करने से पहले
उस पर रिसर्च करना चाहिए, जाना चाहिए कि भाई हम क्या करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उसके डूज एंड डोंट्स दोनों हैं, यानी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे, कैसा करेंगे। मगर सही तरीक़ा तो ये है कि जो सहाबा कराम का तरीक़ा था कि जब दूसरे जगह पर गए, ख़ासतौर मदीने में ही, तो वहाँ के सहाबा बोले कि भाई हम आपको हेल्प कर देंगे, तो बोले नहीं, मेरे को ये बता दो कि सिर्फ मार्केट किधर है। सुबह फजर के बाद गए, मार्केट में गए, कारोबार करे, तो मिसाल है कि इतने पैसे कमाए कि पूछो ही मत। और दूसरी चीज़ ये है कि कामयाबी पैसा नहीं। आपके लिए सक्सेस क्या है? मेरे लिए सक्सेस यही है कि मैं सेटिस्फाइड रहूं, अल्लाह ने जो मुझे दिया है मैं उस पर सेटिस्फाइड रहूं, ये लिए मेरे लिए सक्सेस है। एक मोमिन के लिए सक्सेसफुल क्या है? हकीकत आप हदीसों से हमारे पास है मौजूद, हदीस कुरान हर चीज़ है। आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी सक्सेस है। हार्श ट्रूथ है, लेकिन ये है, ये हकीकत है। देखिए, अक्लमंद शख्स, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, अक्लमंद शख्स कौन है? वो शख्स है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। मौत की तैयारी क्या है? मौत की तैयारी आखिरत की ज़िंदगी है। आपका मेरा ईमान ये है कि आने वाली जो ज़िंदगी है वो असल आखिरत, ये तो टेम्पररी वर्ल्ड है, यहाँ जो करेंगे उसके बाद वहाँ मिलने वाला, ये तो है। ये है असल। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है, मेरे को बहुत अच्छा दिखा। इंसान औलाद के मरने पर सो जाता है, लेकिन पैसे का जब घाटा होता है तो नहीं सोता है। तो इसको आप कैसा डिफ़ाइन कर दें? नहीं भाई देखो, उस कौल मैं इस काबिल नहीं हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल को मैं एलाबरेट करूँ। मेरा नहीं, हर कम किसी का एक इल्मी, अलग पर्सपेक्टिव रहता नहीं है, तो नहीं आपका देखो, पर्सपेक्टिव ये क्या है? एक इल्मी सवाल है और मैं बहुत इसमें एहतियात करता हूँ इल्मी सवाल में। और रही बात जो उलमा से सुनता हूँ उस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। माँ बाप की तरबियत और फैमिली जितने लोग हैं उन लोगों का अहम रोल है, उनके माहौल में रह के वो सारी चीज़ों पर। अब इतने बड़ी चीज़ों पे मैं अपना पॉइंट रखूँ ये मेरे बस की बात नहीं है। आप आज के जनरेशन के यूथ को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप इतना सब कुछ देख लिए, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं यूथ को? नहीं, मैं कुछ भी नहीं देखा। देखिए, मैं तो एवरीडे इज़ लर्निंग और हर दिन मेरा लिए टारगेट है और ज़िंदगी में मेरी ख्वाहिश है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं। मगर यूथ के लिए भी मेरी यही है, जो भी यंग जनरेशन है, कि भाई ज़िंदगी के टारगेट बनाइए, टाइम बनाइए, टारगेट बनाइए, ट्राई टू रीच द टारगेट ऑन टाइम, ये अहम है। गिरेंगे पढ़ेंगे। देखिए, यकीनन हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह जो इस मुल्क के पहले एजुकेशन में से, उनकी स्पीच यूट्यूब पे है कि गिरते वही हैं जो चलते हैं, ठोकरें उन्हीं को लगती हैं जो चलते हैं। चलते हैं। हाँ, फिर ठोकरें लगी तो गिरते। भाई जो चलता उन्हीं गिरेगा, फिर खड़ेगा, फिर संभलेगा। दिन और रात को एग्जाम्पल ले लीजिए। हर सुबह अल्लाह का वादा है कि तुम सुबह उठो, अपनी इबादत करो, फिर रोज़ी की तलाश में निकल जाओ। अब अल्लाह के ऊपर वो यकीन के साथ निकल जाओ कि अल्लाह की ज़ात है, सारी चीज़ें करने वाली है, तो इंशाल्लाह अल्लाह रास्ते बनाएंगे। और कोई चीज़ में इस्लाम में रोक नहीं है। आप किसी भी आलिम दीन से पूछ लीजिए कि पैसे कमाने पे कोई रोक नहीं है, किस तरीक़े से कमाना वो अहम। कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च, ये सवाल है, इसके ऊपर बहुत अहम वो है। और आज जो आप सवाल करें कि भाई हमको लाख, एक साल के बाद 12 लाख का, नहीं, यकीनन 12 नहीं, आप 20 लाख करिए, 50 लाख करिए, 120 लाख करिए, मगर शर्त ये रखिए कि वो प्रिंसिपल मत भूलिए कि हमारे पेट में जाना अहम है, हलाल का जाना इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़। ये इम्पोर्टेंट है, देखिए अहम है। हाउ डू यू बैलेंस दीन एंड दुनिया थ्रू आउट द डे? आप दीन पे रहेंगे तो दुनिया खुद ब खुद कदमों में। कैसा करते, बैलेंस कैसा करते आप? लाइक आपकी मॉर्निंग रूटीन क्या है? सुबह का उठना, रात में कैसा है? एक ज़माने से ही अल्लाह का एहसान है, फजर पढ़ने की आदत है, माशाल्लाह। फजर पढ़ते हैं, ज़िक्र है, अस्कार है। उसके बाद जब एक वक्त आया आलसी हो गए तो थोड़ी देर सो जाते थे, वरना
नॉर्मल 10 o'clock को निकल जाना, अपने बिजनेस में रूटीन है। और अब तो मॉर्निंग में ये होती है तो मॉर्निंग से ही सैनिटेशन वाले हैं वो लोग कांटेक्ट में रहते हैं, अरे भाई वहाँ पर सफाई है, मैं पर्सनल मॉनिटर करता हूँ। और मैं 5 साल में कभी सैनिटेशन वर्क को मॉनिटर करते समय मैं वीडियो और फोटो नहीं डाला। हाँ, मैं आपका प्रोफाइल चेक करा, कभी ऐसा मैं खिदमत के लिए कभी आप डाले नहीं? क्यों? मैं कभी नहीं डाला हूँ, क्योंकि मेरा आप मकसद ये है कि भाई वो तो मेरा काम है, मैं उसको जब जब वक्तन फ़ौक़न डाला, मगर उसके ऊपर मैं ज़्यादा वो नहीं करा। जहाँ रोड की ज़रूरत थी मैं वो फॉलोअप करके रिप्रेजेंटेशन करके एमएलए साहब के ज़रिए से आज भी करवाते हैं। देखिए हमारा तो टर्म तो फरवरी में हो गया, मगर आज भी माजी साहब के लेटर हेड पे हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे, काम जा रहे, सारी चीज़ें करवाते हैं। वाटर लाइन से, सिविल लाइन से, ये सारी चीज़ें करवाए। ये कामों के लिए जाते तो उसके वीडियोस फोटोज़। और मैं यकीनन इस लाइन से वीक रहा सोशल मीडिया के ख़ास तौर, मगर कोशिश ये कर रहा कि मैं उसमें भी मैं वीक नहीं रहा। लोग बोले कि भाई आप, मैं दूसरे जितने जो चैनल से उसके ज़रिए मेरा अपना जो सोशल नेटवर्क है, यानी मेरे जो सोशल हैंडल्स है, उसको मैं जो चीज़ रहती मेरे उस पर डालता हूँ। कि हाउ डू यू डील विद कम्युनल रिवॉर्ड्स इन योर एरिया? नहीं, वो तो भाई कब था नहीं मालूम है, मगर मेरा हर किसी से हमारा एनी कम्युनिटी मैं रेगुलर कांटेक्ट में रहते, और बेझिझक मेरे को हर कोई कॉल करता। और मैं कभी किसी का काम नहीं, आप जाइए देखिए, मैं बार बार यही बोलता हूँ, मेरे कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले मेरे से नहीं पूछते, हमारे स्टूडेंट से पूछिए, आपको फीडबैक सही मिलता। अगर आप कोई भी लाइन के लोग हैं उनसे पूछिए कि भाई उनका काम अगर मेरे पास आया मैं करा या नहीं करा। मेरे एरिया में वीरनगर एक इलाका है जहाँ पर हमारे एससी ब्रदर्स, एससी लोग ज़्यादा रहते, दलित्स रहते। वहाँ पर कई वर्षों से, यहाँ सिकंदराबाद में तो कभी मजलिस का एमपी नहीं आया, मगर उसके बाद भी उनके रोड, सीवर लाइन, ड्रेनेज लाइन कभी नहीं हुआ था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए आज छोटी से छोटी गली में ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन, सीसी रोड्स पूरे करवाए। खुद असद साहब जब दौरे में आए थे बोले अरे मियाँ यहाँ भी रोड्स करवाए, यहाँ भी रोड्स करवाए। तो ये नहीं है, उनका एक सेपरेट बजट होता है, एससीज के लिए अलग बजट होता है, उसको फॉलो अप करें। पढ़ाई लिखा है वालिद साहब, तो कोई भी चीज़ें हैं काम करने जाने से पहले उसकी पढ़ते हैं, कैसा ये करना चाहिए, इनको क्या कितना बजट अलॉट होता, इनको कितना होता, कोशिश करें काम करें। क्योंकि ये अपनी ख़ुद की ये काबिलियत नहीं, ये दुआओं का नतीजा है कि इतने कम टाइम में इतने सारे काम हुए। मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ कि हर लाइन से अल्लाह ताला काम लिया, हर लाइन से। ये मेरे को तो ये चीज़ का जवाब मालूम है, आपको भी ये चीज़ का जवाब मालूम है, लेकिन पब्लिक का हमेशा सवाल रहता है कि अदर एरिया से जहाँ एमआईएम नहीं है, अगर दारुसलाम में आके मदद मांगे तो मदद मिलती है? देखिए भाई, सबसे पॉइंट एक समझने की ये है कि आप देख लीजिए दारुसलाम में आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जहाँ जहाँ जिस लाइन डिपार्टमेंट का करना है, इसके अलावा भी कई काम होते, लाइट, नल, मोहरी, स्ट्रीट लाइट, इसके अलावा भी कई लोग कई चीज़ों के लिए आते और उनके काम होते। और मेरे को तो कभी रोका नहीं गया कि भाई काम करने से, काम करने पे काम करना बोलेंगे बस। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट में इतना इल्म दिए, इससे आवाम को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, ख़ासकर नौजवान को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। नहीं, मेरा देखिए हकीकत ये है कि मैं कोशिश ये बार बार असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बोल रहे कि भाई एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स में आएँ, इसको सर्विस मकसद बनाए। मैं जो बनाया हूँ सर्विस मकसद है, काम करने के लिए आए, काम करें, पोजीशंस आएंगे जाएंगे, काम करें। जब तक परमिट कर रही हैं आपको, आपका हालात परमिट कर रहे हैं, ये काम करें, नहीं कर रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी गुजारें। मगर काम तो जब तक आप और हम काम नहीं करेंगे सोसाइटी में चेंज नहीं आएगा। और रही बात डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हर वक्त था, रहेगा, इट इज़ गुड, एनी फील्ड ओपिनियन रहना अलग है, मगर आप दुश्मनी रखना एक अलग चीज़ है, बुग़्ज़ रखना अलग चीज़, गलत बात है। और मकसद ये है कि अब आपको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पॉडकास्ट कर रहे हैं, अल्लाह आपको और कामयाबी दे और आप आगे बढ़े, अच्छा और प्रोफेशनल काम करें, चाहे हर फील्ड में चाहिए लोग, और जितना हो सके इसको पॉलिश्ड करते रहिए और चैलेंजेस आएंगे,
उससे डरिए मत, करते रहिए। और बेशक। हर चीज़ के लिए पैसा मकसद नहीं है, मगर पैसा ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब भी अगर देगा। कोशिश ये करिए कि आप इसमें जब आ रहे हैं तो लोगों को भी इस लाइन से भी ट्रेन करें। ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रोफेशन में, जैसा बोला, आप इसमें भी कुछ लोगों को ट्रेन करिए। और रोज़ी, मेरा ईमान ये है कि अगर 10 शॉप्स अगर दूध की है तो अल्लाह उसको देगा, मुक़द्दर है, वो 10 वालों को जितने देना है वो देता। आप भी ट्रेन करिए। मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि हर आदमी, अगर मैं इसमें आया तो लीडर बनना है, मैं ही रहूँगा बल्कि नहीं, मेरे मुक़द्दर में तो मिलेंगे, हमारा काम आपको अपने लोग बनाना है।